और इसी साथ में हॉलमास्टर जगदीश अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं। उसको इस तरह से खड़ा होते हुए देख एल्डर निमित कहते हैं, मैं भी तुम्हारे साथ में चलने वाला हूँ। और उसी साथ में अब वह दोनों उस रूम से बाहर निकल आते हैं और रूम से कुछ दूर चलने के बाद में अचानक से उनके सामने एड गिरिक आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ उसको इस तरह से अकेले उसके सामने आते हुए देखकर हॉलमास्टर जगदीश की आंखें सिकुड़ गई और उसने पूछ ही लिया, तुम यहाँ पर अकेले क्या कर रहे हो? मोहन कहाँ पर है? हॉलमास्टर जगदीश की बात सुनने के बाद में गिरिक के चेहरे का रंग उड़ गया और उसने कहा, बात कुछ ऐसी है कि मोहन ने हमसे ये कहा कि अभी उनके पास में कुछ समय है, इसीलिए वो इस समय का कुछ और उपयोग करना चाहता है। इसीलिए वह पहले वहाँ पर सोल डिवीजन के अंदर जाने के लिए कहने लगा और हम सभी उसको नहीं रोक पाए और वो वहाँ पर चला गया। इस बात को सुनते ही हॉलमास्टर जगदीश के चेहरे का रंग उड़ चुका था। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कि उनके नीचे की धरती फट जाए और वो उसके अंदर समा जाए। सोल डिवीजन के अंदर जो परीक्षण था उसके अंदर एक संत लेवल स्टेज 4 का क्राइसोपेज बीस्ट रहता था। अरे तुमने उसे वहाँ पर क्यों जाने दिया? हॉलमास्टर जगदीश ने चिल्लाते हुए ग्रीक से कहा, तुम्हें पता है ना कि उस बीस्ट को यहाँ पर लाने के लिए हमें कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी? क्या वह क्राइसोफेरस संत लेवल स्टेज 4 का बीस्ट? तुम उसी की बात कर रहे हो? हॉलमास्टर जगदीश की बात सुनने के बाद में एल्डर निमित परेशान हो गए और उन्होंने कहा, तुम्हें पता है ना वो कितने ज्यादा शक्तिशाली बीस्ट होता है। अगर वहाँ पर वह मोहन चला गया तो वह वहाँ पर मर भी सकता है। तुम्हें उसे रोकना चाहिए था। अभी वहाँ पर मोहन को कुछ हो गया तो तुम्हारे उस चैलेंज का क्या होगा? पर एल्डर निमित इसी बारे में बात कर रहे थे। हॉलमास्टर जगदीश ने बीच में उसे टोकते हुए कहा, एल्डर निमित बात कुछ ऐसी नहीं है, मुझे तो किसी और बात का ही डर है। कहाँ पर अभी हमारे जो नया बीस्ट यहाँ पर लाया गया है, अगर उसे मोहन ने अपने वश में कर लिया तो उसके बाद में हमारा क्या होगा? वहाँ पर हर डिवीजन एक कॉम्बैक्ट मास्टर हॉल का सबसे रहस्यमय डिवीजन था। वहीं दूसरी ओर सोल डिवीजन का यही हाल था, क्योंकि इसे एक विचित्र और सबसे खतरनाक डिवीजन के अंदर माना जा सकता था। आत्मा की परीक्षा किसी की भी आत्मा को बहुत ज्यादा शक्तिशाली बना सकती है। हालांकि उससे अलग अगर किसी ने लापरवाही कर दी तो संभावित था कि उसकी आत्मा अस्त व्यस्त हो सकती थी। वह स्थायी रूप से उसे तर्क संगत रूप से सोचने की अनुमति को बंद कर सकती थी। वहीं दूसरी ओर जहाँ पर हॉलमास्टर जगदीश और एल्डर निमित दोनों इस तरह से बातें कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर नितिन ने उस हॉल का दरवाजा खोला और वह उस परीक्षण के अंदर चला गया। जैसे ही वह उस हॉल के अंदर कदम रखता है, अचानक से उसको कराहने की आवाजें सुनाई देने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे कि उस हॉल के अंदर दीवारों के पीछे भूत रो रहे हों। वह रोने की आवाजें ऐसी थी जैसे कि कोई भी अगर लड़ाकू उसके अंदर आता तो वह यह भूल जाता कि उसको यहाँ पर आकर करना क्या था। लेकिन नितिन वहाँ पर आते ही बुरी तरह से सतर्क हो गया था, क्योंकि ये कोई और चीज नहीं थी, ये राक्षसी धुनें थी। जहाँ पर नितिन ने पहले ही फराज फेरिस के अंदर ऐसी राक्षसी धुनों का सामना किया था और उसको इस परिस्थिति से निपटना भी आ चुका था। इन राक्षसी धुनों का उपयोग किसी भी साधारण लड़ाकू के ऊपर किया जा सकता था, लेकिन नितिन यहाँ पर हेवेंस पाथ स्वर्ग की आर्ट कला का यूज किया करता था, इसीलिए उसके खिलाफ इसका प्रभाव न्यूनतम था। इसके साथ में नितिन ने अपनी जैकी को अपने शरीर के चारों ओर घुमा लिया और जैसे ही उसने ऐसा किया, उसके ऊपर जो हल्का फुल्का प्रभाव पड़ रहा था वो पूरी तरह से गायब हो जाता है। और उसके बाद में नितिन अब उस आवाज के ऊपर गौर से ध्यान देता है और उसको वह हल्की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी और वह उस दिशा का निर्धारण कर लेता है जहाँ से वह आवाज उसको सुनाई दे रही थी और उसी के साथ में अब वह उसी दिशा के अंदर बढ़ने लगता है। आत्मा का यह परीक्षण उस हर डिवीजन से बिल्कुल अलग था, क्योंकि यह उससे थोड़ा सा बड़ा था और कम से कम 50 मीटर के एरिया के अंदर फैला हुआ था। हालांकि उस हॉल के अंदर पूरी तरह से अंधेरा पसरा हुआ था, इसीलिए उसका अंदाजा लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल था कि आखिरकार वह कहाँ जा रहा है और कितना दूर आ गया है। 20 मीटर दूर चलने के बाद में अचानक से नितिन के शरीर के ऊपर दबाव बढ़ने लगा, जो ऐसा लग रहा था कि किसी पर उसके शरीर को पिचका कर पेस्ट के अंदर बदल दे। वह दबाव अभी सीधे उसकी आत्मा के ऊपर ही अटैक कर रहा था। क्या आत्मा के ऊपर हमला? नितिन को अचानक से होश आता है और उसे महसूस हो जाता है कि यहाँ पर क्या चल रहा था। मुझे ऐसा लगता है कि इस संरक्षण को कोई ना कोई अपने कंट्रोल के अंदर किया हुआ है, क्योंकि अगर
अगर वास्तव में ऐसा कोई नहीं कर रहा होता तो इस फॉर्मेशन को पता ही नहीं चलता कि मुझे इस राक्षसी दोनों के बारे में पता चल गया है, और वो इतना जल्दी तो बिल्कुल भी नहीं होता। इसका मतलब तो ये था कि यहाँ पर कोई और है जो इस फॉर्मेशन के अंदर छुपकर उन सभी राक्षसी दोनों को अपने कंट्रोल के अंदर करे हुए है। जहाँ पर अगर साधारण लड़ाकू यहाँ पर आ जाता तो उसकी आत्मा के ऊपर पड़ रहा ये दबाव उसको कब का ही चीर फाड़ कर देता। हालांकि नितिन के साथ में ऐसा नहीं था, क्योंकि इसके लिए उसकी आत्मा के ऊपर अटैक करना, वो भी इस तुच्छ तरीके से, ये तो कुछ भी नहीं था। नितिन जहाँ पर अपनी चेकी को अपने शरीर के चारों ओर दबाकर अपने आप को आगे बढ़ा पाने में कामयाब हो रहा था, उसके साथ में उसकी आत्मा का बड़ा होना भी उसके लिए काम में आ रहा था। नितिन उसी के साथ में आगे बढ़ता गया, लेकिन जैसे जैसे नितिन आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे दबाव उसके ऊपर बढ़ता जा रहा था। एक बिंदु पर आते आते तो अब उसके ऊपर दबाव इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि संत लेवल स्टेज 3 का कोई लड़ाकू भी उसके सामने नहीं टिक पाता। 2 और कदम आगे बढ़ने के बाद में नितिन अचानक से एक जगह पर रुक जाता है, क्योंकि अब उसको महसूस हो गया था कि वह दबाव कहां से आ रहा था। तुम मुझे मिल चुके हो, चलो बाहर आ जाओ, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। नितिन की आवाज इतनी ज्यादा तेज नहीं थी, लेकिन फिर भी वह उस पूरे परिसर के अंदर साफ तौर से सुनाई दे रही थी। अचानक से नितिन के फोरहेड के अंदर से एक लाइट निकलकर बाहर आती है, जो उसकी आत्मा से कनेक्टेड थी। भले ही नितिन के पास में कोई भी संत लेवल की आत्मा टेक्निक नहीं थी, लेकिन उसके बाद में भी जब वह संत स्वगरण मंच के ऊपर चढ़ा था तो उसी वक्त उसकी आत्मा पहले से बहुत ज्यादा शक्तिशाली चुकी थी, और अपनी इस बढ़ी हुई ताकत के साथ में वह अपनी आत्मा के साथ में किसी के ऊपर भी बहुत ही ज्यादा दबाव डाल सकता था। बूम! और जहाँ पे नितिन ने अभी अचानक से वह रेत छोड़ी थी, अब वहाँ पर एक बड़ा सा ब्लास्ट हो जाता है, और अचानक से वहाँ पर एक बूम गिरने की आवाज आती है। ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर बहुत सारी चीजें गिर रही हो। अचानक से उसी तरफ से एक और आवाज आती है, आत्मा देविज्ञ, तुम कौन हो? तुम आखिरकार यहाँ पर कैसे घुस आए? अगले ही पल एक तेज आवाज उस पूरे हॉल के अंदर गूंज जाती है, और अगले ही पल नितिन के सामने एक विशाल संत जानवर की छाया निकलकर बाहर आ जाती है। वह वही संत जानवर था जो इतनी देर से नितिन के ऊपर वार कर रहा था। हालांकि नितिन की उस आत्मा अटैक की वजह से उसके ऊपर बहुत ज्यादा गहरा दबाव पड़ा था, जिसके साथ में वह अपनी जगह पर गिर गया था। है तुम एक क्रासोप्रेस बीस्ट हो? एक नजर डालते ही नितिन ने पहचान लिया था कि उसके सामने खड़ा हुआ वह बीस्ट एक सोल जानवर था, एक आत्मा वाला जानवर था। नितिन ने पहले ही इस रोशन साम्राज्य के कॉम्बैट मास्टर हॉल के अंदर सब कुछ पहले ही पढ़ लिया था, और उसी के साथ में वह आराम से पता लगा सकता था कि उसके सामने वह कौन सा बीस्ट खड़ा था। ये बीस्ट बहुत ही ज्यादा दुर्लभ होता है, और यहाँ तक कि किसी के पास में भी इसको ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। ये किसी बीस्ट टेमिंग स्कूल के पास में भी नहीं हुआ करता था, और इसका यहाँ पर कॉम्पैक्ट मास्टर हॉल के अंदर होना वास्तव में बहुत ही ज्यादा बड़ी बात थी। सामने वाले को उसके प्रश्न का उत्तर देने से पहले नितिन के दिमाग के अंदर ये सारी जानकारी दौड़ गई, और अगले ही पल उसको चेत आता है, और वो उससे कहता है, मैं एक मास्टर टीचर हूँ जो इस परीक्षण को चुनौती देने के लिए यहाँ पर आया हूँ। क्या क्या आप एक मास्टर टीचर है? उस विष्णु ने नितिन को एक बार सूंघा, और उसके साथ में ही उसकी आंखों के अंदर एक गहरी शत्रुता का भाव आ गया था। ऐसा लग रहा था कि वह नितिन को वहीं पर ही कच्चा चबा जाएगा। क्या क्या कहा तुमने? तुम एक मास्टर टीचर हो? क्या तुम्हें मैं कोई चूतिया या बेवकूफ लगता हूँ जो मैं तुम्हारी इन बातों के ऊपर यकीन कर लूंगा? तुम अगर एक मास्टर टीचर हो तो तुम्हें आत्मज्ञानियों की वह टेक्निक कैसे पता? उन बातों को सुनने के बाद में नितिन को अचानक से एक झटका लगता है, और उसी के साथ में वह अपनी जगह पर ऐसे खड़े हो जाता है जैसे कि उसको 440 वोल्ट का झटका लगा हो। लेकिन अगले ही पल उसने अपने आप को संभाल लिया था, और उसने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, क्या आत्मज्ञानी? नहीं, आपको कोई गलत फहमी हुई होगी। मैं कोई आत्मज्ञानी नहीं हूँ, मैं एक मास्टर टीचर हूँ। बहुत सारी शताब्दियां बीत गई थी, और मास्टर टीचर्स ने पहले से ही मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट के ऊपर से आत्मज्ञानियों को मार दिया था, और उनका सफाया पूरी तरह से कर दिया था। और उस सभी को देखते हुए नितिन ये समझने में कामयाब नहीं हो पा रहा था कि आखिरकार इस बीस्ट को कैसे पता चला कि उसने अभी आत्मज्ञानियों की वह टेक्निक यूज की थी। आत्मज्ञानियों की वह टेक्निक सीखना कोई बड़ा क्राइम नहीं था, लेकिन इसके बाद में भी इसको भी जहर
सेवन मास्टर्स की तरह ही एक बहुत ही बेकार और खतरनाक टेक्निक माना जाता था। इसी वजह से इससे सब कुछ दूर रहते थे और किसी भी परेशानी से बचने के लिए नितिन के लिए ये सबसे अच्छी चीज थी कि वह उसको स्वीकार करने से मना कर दे। तुम मुझे अभी तक भी पागल वागल समझ रखे हो क्या? तुम्हें फालतू में ऐसे झूठ बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें पहचान लिया है कि तुम एक आत्मज्ञानी हो। मैंने पहले भी आत्मज्ञानियों को अपनी टेक्निक्स को यूज करते हुए देखा है और मैं उनके उन सभी टेक्निक्स और साधनों को जानता हूँ जिनका वह यूज किया करते थे।